नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, अपने इस लाइव प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका यह छोटा भाई आपसे बार बार अनुरोध करता चला आया है कि यह देश आपका है, बच्चे आपके हैं, उनके भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है और यह फ़र्ज़ आपको ही निभाना होगा। अगर आप अपने इस फ़र्ज़ निभाने में किसी प्रकार की कोताही बरतेंगे, किसी अन्य के भरोसे रहेंगे, चाहे वो आपका क्षेत्रीय विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर आप इनके भरोसे रहेंगे तो आपके बच्चों के भविष्य को अंधकारमय होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। ऐसा आपका यह छोटा भाई इसलिए कह रहा है कि पिछले 12 वर्षों के संघर्ष के दौरान आपका यह छोटा भाई जो सिर्फ शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और रोजगार की लड़ाई लड़ रहा है, आपको आपका मान सम्मान, ससम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है, आपके अधिकारों से जो नेता, मंत्री, विधायक, माफिया वंचित कर रहे हैं, उन अधिकारों को आपको ससम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। और इसी क्रम में आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा भारतीय सर्वधर्म पार्टी का गठन कर, जहां न कोई जात, न कोई धर्म, न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई गरीब, न कोई अमीर, जहां सिर्फ और सिर्फ भारतीयता की भावना से हमारी टीम काम कर रही है और हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत, स्वस्थ भारत, संपन्न भारत। मेरे दोस्तों, पिछले 75 वर्षों के दौरान अगर आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपने बच्चों के भविष्य के लिए निस्वार्थ भाव से किया होता, अपनी जिम्मेदारी समझकर किया होता, तो आज हमारा भारतवर्ष इतनी दयनीय हालात में न होता। आज हमारे भारतवर्ष को चंद मुट्ठी भर भ्रष्ट राजनेता अपनी जागीर न समझ रहे होते। दुनिया भर के लोकतंत्र को उठा करके देखिए, वहाँ लोकतंत्र की कितनी अच्छी स्थिति है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आखिर लोकतंत्र इतनी दयनीय हालत में क्यों? जब भारत में लोकतंत्र है, अर्थात प्रजा का तंत्र है, प्रजा ही राजा है, तो राजा इतनी दयनीय हालात में क्यों? राजा को न्याय के लिए भटकना क्यों पड़े? राजा को अपने प्रतिनिधि के सामने, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के सामने उससे मिलने के लिए चप्पलें खींचने की ज़रूरत क्यों? उसके सामने हाथ बांधकर दीनहीन हालात में खड़े होने की ज़रूरत क्यों? यह कुछ चंद्र मात्र उदाहरण है हमारी और आपकी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण कि हमने खुद को निरीह समझ करके अपने प्रतिनिधित्वों को इतना सुदृढ़ कर दिया है, मजबूत कर दिया है, ताकतवर बना दिया है कि वह खुद को राजा समझने लगे हैं। और राजा अपने चंद ज़रूरतों के लिए, सड़क, सीवर, बिजली, नाली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रोजगार के लिए आज दर दर की ठोकर खा रही है, अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रही है, अपने बच्चों को अच्छी चिकित्सा उपलब्ध नहीं कर पा रही है, अपने लिए न्याय मांगने के लिए दर दर ठोकरें खा रही है और अपना सब कुछ बेचकर न्याय के लड़ाई में न्योछावर करने के बाद भी उसके हाथ में आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ शून्य, अर्थात न्याय का कहीं दूर दूर तक आस की किरण भी उसे दिखाई नहीं देती है। और जब हमारे युवा रोजगार मांगते हैं, जिनके माँ बाप ने किसी प्रकार अपना जमीन जायदाद को बेच करके अपने बच्चों को किसी प्रकार इस महंगी होती शिक्षा प्रणाली में भी शिक्षा ग्रहण कराया, जब उनके रोजगार की बात आती है तो हमारी सरकार उन्हें देती है लाठियाँ। ऐसे लोकतंत्र को आप किस प्रकार एक शक्तिशाली, सुदृढ़, वास्तविक लोकतंत्र की संज्ञा दे सकते हैं? मेरे दोस्तों, मैं जानता हूँ आप कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से बंधे हुए, चाहे अपने निजी स्वार्थ के कारण, चाहे अपनी मजबूरी के कारण,
चाहे अपने किसी अन्य परिस्थितियों के कारण, चाहे अपनी इस मानसिकता के कारण कि अगर फला नहीं तो उसके मुकाबले और कौन। अर्थात 40 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया, हमारे देश को लूटा। मिली जुली सरकारों ने कम से कम 30 वर्षों तक, 30 नहीं 24 वर्षों तक शासन किया और हमारे देश को लूटा। और पिछले 9 वर्षों से हमारी मौजूदा सरकार शासन कर रही है और इसने भी हमारे देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 9 वर्षों में कोई कार्य नहीं किया, नतीजा शून्य है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने कोई काम नहीं किया, नतीजा शून्य है। न्याय के क्षेत्र में हमारी सरकार ने कोई काम नहीं किया, नतीजा शून्य है। रोजगार की तो बात ही छोड़ दीजिए, रोजगार की हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि 9 वर्षों के दौरान 135 करोड़ हिंदुस्तानियों में से कितने को रोजगार मिला। हमारा भारतवर्ष विश्व का सबसे युवा देश है। आज युवा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हमारे देश के युवा रोजगार के लिए धक्के खा रहे हैं। अभी कल ही के पेपर में आपने पढ़ा होगा कि रोजगार मेला के नाम पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए, लेकिन पिछले कई महीने से रेलवे विभाग उस नियुक्ति पत्र को एक निम्न स्तर का कागज समझ करके उसकी अवहेलना कर रहा है। कह रहा है हमारे पास वैकेंसी ही नहीं है, तो हम नौकरी दे तो दे कहाँ। जब वैकेंसी नहीं थी तो उन बच्चों को नियुक्ति पत्र क्यों दिया गया। अर्थात यहाँ भी सिर्फ राजनीति की गई। आखिर कब तक हम इन राजनेताओं की राजनीति के 2 पार्टों में पीस करके सत्ता पक्ष और विपक्ष में अपने बच्चों के भविष्य को अंधकारमय करते रहेंगे। आखिर कब तक, कब हम अपने बच्चों के भविष्य के प्रति उत्तरदायी होंगे। कब हम यह एहसास करेंगे कि हमारे बच्चों का भविष्य 2 किलो गेहूँ, 4 किलो चावल, 100 यूनिट बिजली, या फिर किसान सम्मान निधि, या फिर स्कूटी, टैबलेट, लैपटॉप से हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा। हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा महंगी होती शिक्षा प्रणाली पर अंकुश लगा करके। लेकिन आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा शिक्षा प्रणाली, महंगी होती शिक्षा प्रणाली पर अंकुश लगाने तक की बात नहीं करता है। आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा, आपकी यह अपनी पार्टी भारतीय सर्वधर्म पार्टी समूची शिक्षा प्रणाली को निःशुल्क बनाने की बात कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। पिछले 12 वर्षों से यह लड़ाई लड़ रहा है अपनी जिम्मेदारी समझ करके, क्योंकि हर एक भारतवासी का यह कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए हर वह प्रयास करे कि हमारा देश कैसे विश्व पटल पर अपना परचम लहराए। और यह परचम तभी लहरा सकता है जब हमारे बच्चे 100% मुफ्त अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा से सुसज्जित होंगे। और अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा हमारे बच्चों को तभी मिल सकती है जब हमारी सरकार उन्हें मुफ्त शिक्षा मुहैया कराए। क्योंकि आज की जो हमारी ज़मीनी हकीकत है शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, न्याय को लेकर के, वह हमारे भारतवर्ष की आबादी की 80% जनता की पहुंच से दूर है। अर्थात हम अपने बच्चों को किसी प्रकार राजकीय विद्यालयों से, महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों में तो एडमिशन सपना है। हाँ, इंटर तो करा देते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, MBBS हो गया, IIT हो गया, IIM हो गया, अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जहां बोली लगती है एक सीट की 50-50 लाख की, 2-2 करोड़ की, 5-5 करोड़ की, वहां हम अपने बच्चों को अपना सर्वस्व बेचकर भी एडमिशन दिलाने की सोच भी नहीं सकते हैं कि अपना सर्वस्व अगर हम बेच भी दें तो हम इतना पैसा नहीं जुटा सकते हैं।
कि वहाँ हम अपने बच्चों को एडमिशन दिला दें। और किसी प्रकार अगर कामयाब बेच कर दिलाने में कामयाब भी हुए तो वहाँ गिनी चुनी सीटें हैं, निर्धारित सीटें हैं, यानी हमारी 135 करोड़ आबादी के अनुपात में 0.00000001% सीटें हैं। मेरे दोस्तों, ऐसी व्यवस्था में हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल कैसे होगा, जहां शिक्षा मंदिर न हो करके नोट छापने की फैक्ट्रियां हों, व्यापार हो, जहां स्कूलों में जूते, कापी, किताब, मोजे, पेंसिल, ड्रेस बेचे जा रहे हों, खुलेआम बेचे जा रहे हैं। अगर स्कूलों में नहीं बेचे जा रहे हैं तो अपनी दुकानें खोल करके वहीं से मंगाने की बेची जा रही हैं। और हमारी सरकार सब कुछ देखकर आंखों पर पट्टी बांध करके खामोश है। और खामोश इसलिए है क्योंकि वहाँ उनके अपनों का भला हो रहा है। यह शिक्षा के मंदिर के नाम पर जो व्यापार की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, नोट छापने की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, वह इनके अपने हैं, विधायकों के हैं, सांसदों के, उद्योगपतियों के, नौकरशाहों के हैं, इनके नाते रिश्तेदारों के हैं। तो ये कैसे उस पर अंकुश लगा लें। और हर साल हरियाली के नाम पर अरबों रुपए खर्च करके पेड़ लगाने का दिखावा किया जाता है। अगर पेड़ लगाने के नाम पर, हरियाली के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर हमारी सरकार इतनी जागरूक होती तो हर वर्ष जो इन शिक्षा के मंदिरों के नाम पर जो नोट छापने की फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो हर साल स्टेशनरी बदल रही हैं, उन पर प्रतिबंध लगा करके लाखों पेड़ कटने से हर साल बचाया जाता। क्योंकि जो स्टेशनरी छपती हैं ये अधिकतर हमारे पेड़ों के द्वारा ही इनकी प्रिंटिंग होती है, हमारे पेड़ों से ही ये कागज़ों का निर्माण होता है। तो हरियाली के नाम पर यह दिखावा सिर्फ और सिर्फ हमें और आपको गुमराह कर किया जाता है। और गुमराह इसलिए किया जाता है, उन्हें मालूम है कि हम मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, सिख के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर, क्षत्रिय के नाम पर, वैश्य के नाम पर, शूद्र के नाम पर अपने बच्चों के भविष्य को इन राजनेताओं की वोट बैंक की बलि चढ़ाने में जरा भी गुरेज नहीं करेंगे। यह हमारी कमी को, हमारी दुखती नस को पकड़ करके यह सभी राजनीतिक पार्टियां अपना यह गोरख धंधा दिन दूनी रात चौगनी गति से तरक्की कर रही है मेरे दोस्तों। और अगर कोई ऐसी पार्टी उदय होती है जो सिर्फ और सिर्फ जनहित के मुद्दों पर, देश हित के मुद्दों पर, शिक्षा के मुद्दे पर, चिकित्सा के मुद्दे पर, न्याय के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, मानवता के प्रति, भाईचारे को लेकर के सांप्रदायिकता का विरोध करती है, तो यह हमारी सत्ताधारी पार्टियां और विपक्ष की पार्टियां, अन्य पार्टियां जो अब तक सत्ता में सुख भोग चुकी हैं, चाहे वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गठबंधन के द्वारा, मनोनयन के द्वारा राज्य मंत्री और उपाध्यक्ष का पद लेकर के, ऐसी पार्टियों को उभरने में, उन्हें दबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं, जनता तक उन मुद्दों को पहुंचने नहीं देती हैं। मेरे दोस्तों, उदाहरण आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा है, जो पिछले 12 वर्षों से संघर्ष कर रहा है, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, न्याय के नाम पर, रोजगार के नाम पर। और ऐसा नहीं है कि आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा केवल छोटे स्तर पर अपनी बात को पहुंचाने भर का चेष्टा करता है। आपके इस छोटे भाई ने ऐसे ऐसे आंदोलन किए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो न्याय के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वह प्रशासन के खिलाफ हो, चाहे वो अपने मानवाधिकारों को लेकर के हो। हर जगह प्रशासन को, सरकार को धूल चटाने में अकेले के दम पर आपका यह छोटा भाई कामयाब रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने सच के, सच्चाई के रास्ते पर चल करके हर क्षण। लेकिन अफसोस, खुद तो कामयाब हुआ लेकिन लोगों को कामयाब नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे उस आंदोलन को आप तक पहुंचने ही नहीं दिया गया।
आपको हमारी सरकार पकौड़े बेचने में, चाय बेचने में, झाड़ू लगाने में, झंडा बैनर लगाने में, कुर्सियां लगाने में, मंदिर मस्जिद के नाम पर आपको गुमराह कर, और अब तो गुमराह करने की हमारी सरकार ने हद कर दी। ऑनलाइन लूडो खेलो, गेम खेलो, तीन पत्ती खेलो, जुआ खेलो, 11 सर्कल बनाओ, हाउजेड बनाओ, और अब ऑनलाइन गेम पर हमारी सरकार ने बाकायदा GST भी लगा दिया है। अर्थात हमारे युवा कहीं से भी सही लाइन न पकड़ सके, वह इस मोबाइल के माध्यम से जुआरी बन जाएं, शराबी बन जाएं। ऐसी मानसिकता के साथ काम हो रहा है, और जहां ऐसी मानसिकता के काम साथ हमारी सरकार काम करेगी, हमारा प्रतिनिधित्व, हमारे रिप्रेजेंटेटिव काम करेंगे, उस लोकतंत्र का पतन निश्चित है। क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति में हम खुद अपने बच्चों के भविष्य के प्रति अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके, आंख मूंद करके सरकार के भरोसे, अपनी पराई पार्टी के भरोसे, अपने चंद निजी स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, वहाँ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हमारा और आपका शोषण तो करेंगी ही करेंगी। उनके बच्चों का, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल नहीं होने देंगी। अपने बच्चों के लिए वह इंग्लैंड, अमेरिका पढ़ाई करने के लिए भेजेंगे, लेकिन आप कहाँ भेजेंगे? आपको तो प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज तक ही सीमित रहना है। आप कैसे हार्वर्ड भेजेंगे, कैसे कैम्ब्रिज भेजेंगे? मेरे साथियों, अगर इतना समझाने के बाद भी, इतना विनती करने के बाद भी, इतनी प्रार्थना करने के बाद भी अगर आपके आंखों पर पड़ी पट्टी नहीं खुलती है, तो इसमें दोष किसी और का नहीं, इसमें दोष सिर्फ और सिर्फ हमारा और आपका होगा। हम और आप ही पिछले 75 वर्षों से इन सरकारों को अपना शोषण करने का लाइसेंस दिए हुए हैं, और लाइसेंस इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से शिक्षा के स्तर को निम्न से निम्न स्तर तक ले जाने का प्रयास चलता चला आया है। शिक्षा को हमसे दूर करने का की रणनीति के तहत प्रयास चलता चला आ रहा है, और उसी प्रयास का नतीजा है आज KG की क्लास में एडमिशन लेने के लिए हम और आप सोचते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए का लगभग पैकेज होता है जो हम और आप वहन नहीं कर सकते हैं। जिस देश में हमारे देश की सरकार कहती हो कि 30 रुपए कमाने वाला आदमी गरीब नहीं है, जिस देश की सरकार कहती हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस देश की सरकार कहती हो सबका साथ सबका विकास, वहाँ अगर हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए सोचना पड़े तो ऐसी सरकार का हमें क्या फायदा? क्यों नहीं हम एक ऐसी सरकार बनाएं जहां हम गर्व से कहें, सीना ठोक करके कहें कि यह लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में वही होगा जो हमारे देश की जनता कह चाहेगी, जिसमें जनहित का मुद्दा शामिल होगा, जो जनता के हित में होगा। आप कोई एक कार्य बता दें पिछले 9 वर्षों के दौरान जो जनहित के मुद्दे पर हुआ हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के मुद्दे पर नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के मुद्दे पर नहीं। कोई एक कार्य बता दें पिछले 9 वर्षों के दौरान। शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहूँगा, सन 1945 को हमने आज़ाद हुए, 1947 से आज तक 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। 1947 से लेकर के 2023 तक कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण किया गया, स्थापना की गई। जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई,
जेएनयू जैसे विद्यालयों की स्थापना की गई। स्पोर्ट कॉलेज जैसी 1975 में स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना की गई। 1980 में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई। 2014 में मेजर ध्यानचंद सैफई स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना की गई और जो सीटें निर्धारित की गई 1975 में, वही सीटें आज भी उतनी ही गिनती की सीटें हैं जो 1975 में गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना की गई, आज भी वही सीटें हैं। 1980 में वीर बहादुर सिंह गोरखपुर में स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना की गई, वही सीटें आज भी हैं। 2014 में जो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना की गई, वही सीटें आज भी हैं। अर्थात आप, मेरा कहने का तात्पर्य है, सरकार की मंशा और आपकी आंखों पर पड़ी पट्टी खोलने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। क्या तब की आबादी और आज की आबादी में हमारे देश में कोई अंतर नहीं आया है? आबादी हमारी तब से 3 गुना बढ़ चुकी है इन सब 75 वर्षों के दौरान। लेकिन हमारे शिक्षा के क्षेत्र में सीटें आज भी वही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ प्लस है, लेकिन स्पोर्ट कॉलेज के नाम पर आज भी लगभग सब तीनों स्पोर्ट कॉलेज मिला करके, चाहे 1975 का स्पोर्ट कॉलेज गुडम्बा लखनऊ हो, चाहे 1980 का गुरु गोबिंद सिंह वीर बहादुर स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर हो, चाहे 2014-15 में 2015 का स्पोर्ट कॉलेज मेजर ध्यानचंद हो, कुल मिलाकर के लगभग 1000 सीटें निर्धारित की गई है और आज भी वही 1000 ही सीटें हैं। और हम आप शिक्षा की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अगर अच्छा कार्य कर रही है तो 25 करोड़ की प्लस की आबादी पर सिर्फ 1000 स्पोर्ट कॉलेज में सीटें, अर्थात ऊंट के मुंह में जीरा तक नहीं। कम से कम 1 लाख सीटें होती तो भी माना जा सकता था कि हमारे बच्चे खेल के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा का विकास होता, लेकिन नहीं। अगर 1 लाख सीटें हो जाती तो 1 लाख बच्चे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन के निकलते, तो इनके झंडे बैनर कौन उठाता? इनके झंडे बैनर कौन उठाता? इनके जय जयकार कौन करता? सांप्रदायिकता की भेंट कौन चढ़ता? हिंदू मुसलमान के नाम पर वैमनस्यता कौन फैलाता? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम पर अपनी अहम को कौन हवा देता? मेरे साथियों, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। समय बड़ा बलवान होता है। अगर अब भी हम सुधर जाएं, इन राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में ना है, इनकी वोट बैंक की राजनीति को दरकिनार कर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के शिक्षा के लिए हम उत्तरदायी हों, चिकित्सा के लिए जागरूक हों, न्याय के लिए पहल करें और रोजगार के लिए अभियान चलाएं। अगर कोई प्लेटफार्म न मिले तो अपने छोटे भाई संजय सिंह राणा का साथ दें, जिसका उद्देश्य ही है मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय। अगर आपको लगता है कि आज की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रोजगार, तो आप हमारा साथ दें। भारतीय सर्वधर्म पार्टी का सपोर्ट करें। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम पर नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर नहीं, अमीर गरीब के नाम पर नहीं, अपने दिल में भारतीयता की भावना को जगा करके गर्व से कहो हम भारतीय हैं। इस भावना के साथ आप अपने घरों से निकलिए और भारतीय सर्वधर्म पार्टी का बैनर थाम करके अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। जहां आपके बच्चे चांद तारों की बात करें, मंदिर मस्जिद की नहीं, लूडो 3 पत्ती की नहीं, ऑनलाइन गेमिंग की नहीं, जहां आपके बच्चे IIM और IIT की तैयारी करें, MBBS और IAS IPS की तैयारी करें, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT कानपुर जैसे प्रतिष्ठित, IIT अहमदाबाद जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों में आपके बच्चे प्रवेश लें और अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी को, चाइना को टक्कर दें। मेरे दोस्तों, 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था और 1947 में हमें आज़ादी मिली, यानी सिर्फ 2 साल का अंतर है। जापान कहाँ है और हम कहाँ हैं, आप सोचिए। क्योंकि जापान के लोग
अपने देश प्रेम को, देशभक्ति की भावना को सर्वोपरि मानते हैं, जाति पात में नहीं बटे हैं। और हम सिर्फ जाति पात में बटे हैं, वोट बैंक की राजनीतिक दो पार्टों में पिस रहे हैं, सत्ता पर और विपक्ष की, और उन पार्टों में पिस करके अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन अब हमें इसका इतिश्री करना होगा, इसे समाप्त करना होगा और एक नया बिगुल बजाना होगा। शिक्षित भारत विकसित भारत का नारा देना होगा, तभी जाकर के हम विश्वगुरु बनेंगे। अन्यथा 75 वर्षों में हमारे माँ बाप ने तो अपना जमीन जायदाद बेच करके हमें कुछ काबिल बनाया, लेकिन आप अपना आकलन करिएगा। आपके माँ बाप के ज़माने में जब आप बच्चे थे, उस समय आपकी हैसियत क्या थी, कितनी ज़मीनें थी, जायदाद थे आपके पास, और आज आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। अनुमान अवश्य लगाइएगा कि कितना आप पीछे चले गए। अगर आपने के माँ बाप ने, आपके पिता ने आपके लिए 10 बीघा ज़मीन छोड़ा होगा, तो मेरा दावा है आप अपने बच्चे के लिए 2 बीघे भी छोड़ने की हैसियत नहीं रखते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो अवश्य आप हमसे जो चाहें वह कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेरी बात सही लगे तो अपने बच्चों को, अगर आपके पिता आपके लिए 10 बीघा छोड़ के गए हैं, तो आपकी यह सोच होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को 10 नहीं, 20 नहीं तो कम से कम 15, और 15 नहीं तो जो 10 बचा था वो 10 तो उन्हें हम सुपुर्द करके जाएं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे। इस महंगी होती शिक्षा में अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए आपको अपने पुरखों की जायदाद को बेचना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अब तो आप बेच ही चुके हैं और आपके बच्चे अपने बच्चों के लिए उस 10 बीघों को जो 2 बीघे में तब्दील हो गया उसे 10 बीघे करें, तो आपको मुफ्त शिक्षा की लड़ाई छेड़नी होगी। तब जाकर के आप अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे जा पाएंगे, एक समृद्ध परिवार, एक समृद्ध भारत का तोहफा दे पाएंगे। अन्यथा चढ़ते रहिए, ऑनलाइन गेमिंग खेलते रहिए, वोट बैंक की राजनीति के बाटों में पिसते रहिए, किसका क्या जाता है। इन राजनेताओं के दोनों हाथों में तो लड्डू है ही है। जय हिंद, जय भारत।